स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे हाथ में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय है। इसका शीर्षक है राजकोषीय विकास, विश्वसनीय समेकन के माध्यम से स्थिरता को स्थापित करना। शीर्षक तो काफी भारी भरकम है। हाँ, सुनने में तो है, लेकिन असल में ये कहानी है। हाँ, बिल्कुल, ये कहानी है मतलब पैसे की। और इस कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। एक तो है केंद्र सरकार और दूसरे हैं हमारे देश के राज्य। और ऐसा लगता है कि दोनों अपने पैसे को लेकर बिल्कुल अलग अलग कहानियां लिख रहे हैं। बिल्कुल। और यही बात तो इसे इतना दिलचस्प बना रही है ना? हाँ। एक तरफ देखें, केंद्र सरकार को इस साल 3 सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड मिले हैं। ये लगभग 2 दशकों में पहली बार हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। तो आज हम इसी वित्तीय खींचतान को समझने की कोशिश करेंगे। केंद्र ऐसा क्या कर रहा है जो दुनिया को पसंद आ रहा है, और राज्यों की कहानी में वो कौन से मोड़ हैं जो थोड़ी चिंता पैदा कर रहे हैं। चलिए इसी में गहराई से उतरते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं केंद्र की रणनीति से। सर्वे में ऐसे एक नाम दिया गया है, समेकन के साथ निवेश। एक मिनट, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे? मतलब समेकन यानी खर्चा कम करना है ना, अनुशासन में रहना। हाँ। और निवेश का मतलब है ज्यादा पैसा खर्च करना। ये मुमकिन कैसे है? यही तो इस रणनीति की खासियत है। देखिए, समेकन का मतलब है कि सरकार अपना घाटा कम कर रही है। ओके। वित्त वर्ष 21 में जब महामारी थी तो ये घाटा जीडीपी का 9.2% था, बहुत ज्यादा। अब लक्ष्य है कि इसे वित्त वर्ष 26 तक घटाकर 4.4% पर ले आए। तो एक मजबूत अनुशासन दिखाता है। ठीक है, तो एक तरफ से सरकार अपना पर्स कस रही है, लेकिन फिर निवेश, सर्वे के आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं। 12.5% से बढ़कर 22.6% हो गया है। ये तो लगभग 2 गुना है। बिल्कुल सही। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए सरकार के पास 100 रुपए हैं। ठीक है। 5 साल पहले वो नई सड़कों, पुलों, मतलब भविष्य की संपत्ति बनाने पर सिर्फ 12-13 रुपए खर्च कर रहे थे। अच्छा। आज उसी 100 रुपए में से वो लगभग 23 रुपए खर्च कर रहे हैं। अच्छा। तो ये दिखाता है कि प्राथमिकताएं कितनी बदल गई हैं। रोजमर्रा के खर्चों से ध्यान हटाकर भविष्य की संपत्ति बनाने पर ज्यादा जोर है। मतलब कुल खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब लॉन्ग टर्म एसेट्स में जा रहा है। और सर्वे में एक प्रभावी कैपेक्स की भी बात है। वो क्या चीज है? हाँ, प्रभावी कैपेक्स और भी दिलचस्प है। इसमें केंद्र का सीधा कैपेक्स तो है ही, साथ में वो पैसा भी शामिल है जो केंद्र राज्यों को पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए अनुदान या ग्रांट के रूप में देता है। अच्छा, तो वो भी जुड़ जाता है। 0.0% हो गया है। तो देखिए, बात ये नहीं है कि पैसा खर्च हो रहा है, बात यह है कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। और इस खर्च का आधे से ज्यादा हिस्सा सड़क, हाईवे और रेलवे जैसे क्षेत्रों में जा रहा है, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बिल्कुल। ठीक है, तो केंद्र की कहानी तो काफी अच्छी लग रही है, अनुशासित भी है और भविष्य के लिए निवेश भी कर रहे हैं। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, भारत सिर्फ केंद्र से तो नहीं चलता। नहीं चलता। असली ड्रामा तो राज्यों में है। वहाँ क्या हो रहा है? यहीं पर कहानी एक जटिल मोड़ लेती है। राज्यों की तस्वीर बहुत मिलजुली है और सर्वे में कुछ गंभीर चिंताएं भी हैं। खास तौर पर एक चलन बढ़ रहा है जिसे सर्वे राजकोषीय लोक लुभावनवाद कहता है। एक सेकंड, ये लोक लुभावनवाद, ये शब्द तो बहुत इस्तेमाल होता है। सर्वे के हिसाब से इसका क्या मतलब है यहाँ? सर्वे में इसका इशारा है बिना शर्त नकद हस्तांतरण की तरफ, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स। मतलब सीधे लोगों के बैंक खातों में पैसे डालना? हाँ, बिना किसी शर्त के। अब सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को सीधी मदद मिल रही है। पर एक मिनट रुकिए, क्या ये तर्क नहीं दिया जा सकता कि महामारी के बाद लोगों को सच में जरूरत थी, मतलब सीधी नकद मदद की? कई परिवार आज भी संघर्ष कर रहे हैं। आपका सवाल बहुत जायज है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बहस है। तत्काल राहत की जरूरत को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन सर्वे एक आर्थिक ट्रेड ऑफ की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ एक क्राउडिंग आउट प्रभाव देखने को मिल रहा है। क्राउडिंग आउट, ये थोड़ा समझाएंगे? जरूर। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास महीने के खर्च के लिए एक तय बजट है। ठीक। अगर आप उसका एक बड़ा हिस्सा बाहर खाना खाने या शॉपिंग पर खर्च कर दें, तो हो सकता है कि आपके पास घर की मरम्मत या बच्चों की पढ़ाई के लिए निवेश करने के पैसे कम पड़ जाएं। अच्छा। यही क्राउडिंग आउट है। राज्य भी मुफ्त नकद देकर तत्काल राहत तो दे रहे हैं, लेकिन शायद वो लंबे समय में विकास लाने वाले स्कूल, अस्पताल और सड़कों के निर्माण से चूक रहे हैं। हाँ, वो पैसा जो पूंजी बनाने में लग सकता था वो अब खपत में जा रहा है। ये तो एक गंभीर ट्रेड ऑफ है। और मुझे जो बात थोड़ी चौंकाने वाली लगी वो ये है कि सर्वे कहता है कि इसका असर सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहेगा। नहीं, इसका असर पूरे देश पर पड़ सकता है।
ये कैसे? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अध्याय में साफ कहा गया है कि राज्य स्तर पर कमजोर वित्तीय अनुशासन अंततः देश की संप्रभु उधार लागत को प्रभावित कर सकता है। मतलब पूरे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कर्ज लेना महंगा हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन क्यों? अगर कोई एक राज्य गड़बड़ी कर रहा है तो उसका असर पूरे देश की क्रेडिट रेटिंग पर क्यों पड़ना चाहिए? क्योंकि देखिए, जो बाहर के निवेशक हैं या मूडीज और S&P जैसी रेटिंग एजेंसियां हैं, हाँ। वो अब सिर्फ केंद्र का हिसाब किताब नहीं देखती, वो सामान्य सरकार यानी जनरल गवर्नमेंट के वित्त को देखती हैं। जिसमें केंद्र और राज्य दोनों शामिल हैं। दोनों शामिल हैं। वो भारत को एक अकेले आर्थिक इकाई के रूप में देखते हैं। अगर उन्हें लगता है कि देश के कुछ बड़े हिस्से वित्तीय रूप से गैर जिम्मेदार हैं, तो वो पूरे देश के लिए जोखिम बढ़ा हुआ मानेंगे। वाह, ये तो बहुत गंभीर बात है। तो सर्वे में इस बात का कोई सबूत भी दिया गया है कि संपत्ति बनाने वाला खर्च नकद बांटने से बेहतर है? हाँ, सर्वे में एक विश्लेषण है। वो दिखाता है कि जिन राज्यों ने अपने संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा पूंजी निर्माण पर खर्च किया है, वहाँ विकास के नतीजे भी बेहतर रहे हैं। अच्छा। इससे ये तर्क पुख्ता होता है कि अच्छी सड़कें, बेहतर स्कूल, इनसे परिवारों को जो स्थायी लाभ मिलता है वो एक मुश्त नकद से कहीं ज्यादा होता है। तो इस स्थिति में केंद्र क्या कर रहा है? क्या वो बस देख रहा है? नहीं नहीं, यहीं पे एक बहुत दिलचस्प चीज आती है। एक खास योजना है जिसका नाम है सैस्की। सैस्की? SASCI, यानी पूंजीगत व्यय निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता। अच्छा, ये क्या है? ये केंद्र का एक बहुत ही अनोखा और शक्तिशाली उपकरण है। इस योजना के तहत केंद्र राज्यों को 50 साल के लिए बिना किसी ब्याज के कर्ज देता है। 50 साल के लिए? बिना ब्याज के। हाँ। शर्त सिर्फ एक है, इस पैसे का इस्तेमाल केवल और केवल पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स के लिए होगा। ये तो राज्यों के लिए एक तरह से गोल्डन डील है। बिल्कुल। हाँ। और सर्वे में तो लिखा है कि इसके नतीजे भी दिख रहे हैं। इसने तो राज्यों के कैपेक्स को गिरने से बचाया है ना? हाँ, बिल्कुल। सर्वे का अनुमान है कि अगर ये सास्का योजना न होती तो राज्यों का कैपेक्स जीडीपी के 2.11% से घटकर 1.92% पर आ जाता। तो इसने एक सेफ्टी नेट का काम किया है। हाँ, ये इसका कह सकते हैं पॉजिटिव साइड है। इसने निश्चित रूप से मदद की है। लेकिन यहीं एक पेचीदा सवाल भी खड़ा होता है। वो क्या? सवाल ये है कि क्या राज्य इस सहायता पर बहुत ज्यादा निर्भर हो रहे हैं? सर्वे इस बात की ओर इशारा करता है कि सास्का एक तरह का नैतिक संकट या मॉरल हैजार्ड पैदा कर सकता है। नैतिक संकट? मतलब आप कह रहे हैं कि ये मदद कहीं उल्टा तो नहीं पड़ रही? कुछ हद तक। सोचिए, अगर किसी राज्य को पता है कि उसके सड़क और पुल बनाने का खर्च तो केंद्र से ब्याज मुक्त कर्ज के रूप में आ ही जाएगा, तो वो अपने खुद के टैक्स के पैसे को कहाँ खर्च करेगा? हो सकता है कि वो उस पैसे को उन्हीं नकद हस्तांतरण योजनाओं पर खर्च करे। बिल्कुल। इससे एक तरह की निर्भरता पैदा हो सकती है जहाँ राज्य अपने दम पर पूंजीगत व्यय करने की इच्छा या शायद क्षमता ही खो दे। ये तो एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। केंद्र प्रोत्साहन दे रहा है, लेकिन वो प्रोत्साहन अनजाने में राज्यों को गलत दिशा में भी धकेल सकता है। सही कह रहे हैं। चलिए अब पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। देश के कुल कर्ज का क्या हाल है? यहाँ अच्छी खबर है। सारी चुनौतियों के बावजूद सर्वे ये बताता है कि भारत ने 2020 के बाद से अपने सामान्य सरकारी ऋण से जीडीपी अनुपात को लगभग 7.1% अंक कम किया है। और ये सब तब हुआ है जब सरकार ने सार्वजनिक निवेश को रिकॉर्ड स्तर पर बनाए रखा है। बिल्कुल। और ये दुनिया के मुकाबले काफी अच्छा है। जहाँ तक मुझे पता है, कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अभी भी संघर्ष कर रही हैं। हाँ, कई साथी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले ये एक बड़ी उपलब्धि है और केंद्र ने भविष्य के लिए एक साफ लक्ष्य भी रखा है। ऋण से जीडीपी अनुपात को 50% के आसपास लाना। ये एक पॉलिसी एंकर की तरह काम करता है। ये बाजार को स्थिरता का संकेत देता है। तो कुल मिलाकर कहानी क्या बनती है? जब हम इन सभी बातों को एक साथ देखते हैं तो एक मिश्रित तस्वीर उभरती है। हाँ, एक मिक्स्ड पिक्चर है। एक तरफ केंद्र है जो एक अनुशासित रास्ते पर है, घाटा कम कर रहा है और भविष्य के लिए निवेश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ राज्य हैं जहाँ की कहानी थोड़ी अलग है। वहाँ बिना शर्त नकद हस्तांतरण की ओर बढ़ता झुकाव केंद्र की इस दीर्घकालिक रणनीति को कमजोर कर सकता है। तो क्या ये कहना सही होगा कि हम केंद्र और राज्यों के बीच एक तरह की वित्तीय रस्साकशी देख रहे हैं? हाँ, ये एक अच्छी व्याख्या है। एक भविष्य के लिए निर्माण कर रहा है, जबकि कुछ दूसरे वर्तमान की खपत पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और जैसा कि हमने पहले चर्चा की, ये अब सिर्फ एक घरेलू मुद्दा नहीं है। बिल्कुल नहीं।
वैश्विक निवेशक इस रस्साकशी को बहुत ध्यान से देख रहे हैं और अगर उन्हें लगा कि रस्सी एक तरफ ज्यादा खींच रही है, तो इसका असर पूरे देश की आर्थिक साख पर पड़ सकता है। इस पूरी चर्चा से जो एक बात निकल कर आती है वो ये है कि राजकोषीय नीति केवल बजट और संख्याओं का खेल नहीं है। नहीं है। ये भविष्य के बारे में विकल्प चुनने की एक प्रक्रिया है। आप आज राहत देते हैं या कल के लिए संपत्ति बनाते हैं। और ये हमें आज के अंतिम प्रेरक विचार पर लाता है। बिल्कुल, चलिए इस पर सोचते हैं। सर्वे की कहानी हमें बताती है कि केंद्र सरकार एक शक्तिशाली इंजन की तरह देश की आर्थिक गाड़ी को राजकोषीय अनुशासन और निवेश की पटरी पर आगे खींच रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या होगा अगर कुछ राज्य जो इस गाड़ी के डिब्बों की तरह हैं, वो बिना शर्त नकद हस्तांतरण का ब्रेक लगाकर विपरीत दिशा में जोर लगा रहे हों? हाँ, क्या अकेला इंजन पूरी ट्रेन को मंजिल तक खींच पाएगा? या फिर इन डिब्बों का वजन और प्रतिरोध आखिरकार पूरी गाड़ी की रफ्तार को ही धीमा कर देगा? भारत की आर्थिक स्थिरता का भविष्य शायद इसी सवाल के जवाब में छिपा है।